हे गाइस, स्वागत है आपका स्टडी फॉर नौकरी चैनल पे। और आर एस खुरमी के ऑब्जेक्टिव्स के सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे थे स्टीम बॉयलर और इंजन के लिए। और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, किसी भी एग्ज़ाम, ईएससी, गेट, एसएससी, जेई, आरआरबी, स्टेट पीएससी, पीएसयूज, सारे ही एग्ज़ाम के लिए बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, आपको पता है। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं इस वीडियो की नोटिफिकेशन वगैरह के लिए। ये सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर हो चुके हैं और खुशी की बात यह है कि आज ये टॉपिक भी फाइनली कवर हो जाएगा। स्टीम बॉयलर एंड इंजन भी आपका कवर हो जाएगा। और कल से हम टॉप चालू करेंगे स्टीम नोजल एंड टरबाइन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टीम टरबाइन से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फिर आईसी इंजन हमारा मेन टॉपिक होगा। कंप्रेसर, गैस डायनामिक्स, गैस टरबाइंस वगैरह, जिसमें हम ब्रेटन साइकिल्स और ये गैस कंप्रेसर वगैरह डिस्कस करेंगे। कंप्रेसर भी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हीट ट्रांसफ़र, थ्योरी ऑफ मशीन, तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हैं। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं जल्दी से इस बुक को कवर करूं। द हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर सिलेंडर इन टेंडेंट टाइप ऑफ कंपाउंड इंजन आर रिगार्डेड एज हैविंग। तो अभी तक हमने देखा था कि पिस्टन रॉड सेम होती है कि डिफरेंट होती है। अब क्रैंक की पोजीशन हम देखेंगे। ठीक है, अगर मैं टेंडेंट टाइप की बात करूं तो ये 0 डिग्री होती है, यानी कि एक बराबर पे ही होंगी, है ना। 0 डिग्री होगी, एक ये है तो दूसरी भी उस पर ओवरलैप करती हुई होगी। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मान लीजिए एक क्रैंक की पोजीशन इस तरीके से है, एक क्रैंक की पोजीशन इस तरीके से है, दूसरे क्रैंक की पोजीशन इस तरीके से, यहाँ से एक फोर्स आ रहा है, इसमें यहाँ से एक फोर्स आ रहा है। जब ऐसा होता है ना, जब देखो ये क्रैंक की पोजीशन 180 डिग्री पे है ना, ये 180 डिग्री पे है, तब ऐसा होता है तो क्या होता है ना कि ये जो बैलेंसिंग अनबैलेंस फोर्स आते हैं ना, वो एक दूसरे को काउंटर कर जाते हैं। और जब काउंटर कर जाते हैं तो अनबैलेंस फोर्सेस कम होते हैं, यानी कि फ्लाईव्हील की जो रिक्वायरमेंट है वो भी हमारी रिड्यूस हो जाती है, छोटा फ्लाईव्हील लगाना पड़ता है। पर इस केस में 0 डिग्री पे है, मतलब अगर क्रैंक ये है, यहाँ से क्रैंक है, यहाँ पे ही एक है और दूसरा भी यही है, तो जब मैक्सिमम आएगा तो दोनों का एक साथ आएगा, जब कम आएगा तो दोनों का एक कम आएगा, मतलब फ्लाईव्हील यहाँ पे बड़ा लगेगा। ठीक है, इन वुल्फ टाइप कंपाउंड इंजन द हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर सिलेंडर, तो ये जो होते हैं, अब आपको पता ही है इसमें क्या होता है, पहले डिस्कस कर रहे हैं। इनमें सेपरेट पिस्टन रॉड होती है। ठीक है, पिस्टन रॉड की बात कर रहे हैं, है ना। आर सेट एट 90 डिग्री ये क्रैंक के लिए होता है ना, क्रैंक के लिए, तो कंफ्यूज मत करना, पिस्टन रॉड वाला क्लासिफिकेशन अलग है और क्रैंक वाला अलग है। ठीक है, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर सिलेंडर वुल्फ कंपाउंड इंजन में रिगार्डेड एज, अब क्रैंक की बात कर रहे हैं तो वुल्फ में कितना होता है, मेरे ख्याल से 180 डिग्री होता है, तो आपका 2 और 3 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और जो रिसीवर टाइप होता है उसमें 90 डिग्री होता है। टेंडेम टाइम कंपाउंड इंजन में लार्जर फ्लाईव्हील लगेगा, तो मैंने बताया हाँ बिल्कुल लगेगा, क्योंकि 0 डिग्री पे थे, 214 का ए हो जाएगा। और रिसीवर टाइप कंपाउंड इंजन हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर सिलेंडर, तो रिसीवर में हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर सिलेंडर में क्या होगा आपका, सिमिलर कोई सेपरेट पिस्टन रॉड होगी, जैसा कि आपका वुल्फ में होती थी। वुल्फ टाइप में सेपरेट पिस्टन रॉड होगी। ठीक है, और रिसीवर में क्या होता है कि लाइटर फ्लाईव्हील लगता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनकी जो क्रैंक होती है वो 90 डिग्री पे होती है, तो बैलेंस कर जाती है, तो इसमें छोटा लगेगा। ठीक है, यस, 16 का ए। कंपाउंड स्टीम इंजन इन विच पिस्टन रॉड एंड हाई प्रेशर लो प्रेशर सिलेंडर आर अटैच टू डिफरेंट एट 90 डिग्री टू ईच अदर, इसको कहते हैं रिसीवर टाइप, है ना। और अगर ये 180 डिग्री होगा तो आपका वुल्फ टाइप कंपाउंड इंजन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा 218 का। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इंजन रिक्वायर स्मॉलर फ्लाईव्हील, तो सबसे कम काय में लगता है रिसीवर टाइप में। ठीक है, और सबसे बड़ा लगेगा टेंडेम टाइप में। नेक्स्ट, द हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर सिलेंडर इन रिसीवर टाइप कंपाउंड इंजन आर रिगार्डेड हैज, तो रिसीवर में कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन क्रॉस कंपाउंडिंग सिलेंडर अरेंजमेंट,
तो क्रॉस कंपाउंडिंग सिलेंडर अरेंजमेंट में जो आपके साइड बाय साइड रखा जाता है ई सिलेंडर का, हैव सेपरेट पिस्टन कनेक्टिंग एंड क्रैंक। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, बी। गवर्निंग ऑफ स्टीम इंजन टेक्स प्लेस। गवर्निंग क्या होता है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एकदम से लोड कम हो गया। अगर एकदम से लोड कम हो गया तो भैया अगर तुमने सप्लाई सेम रखी है तो इंजन की स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। पर इंजन की स्पीड अगर वही रखनी है, सेम मेंटेन करनी है, तो आपको फ्यूल भी कम करना पड़ेगा, ठीक है। फ्यूल कम करना पड़ सकता है आईसी इंजन के केस में। अगर स्टीम इंजन के केस में बात करूँ तो स्टीम इनटेक कम करो, कुछ ना कुछ कम करो। क्या कम करो? इनपुट कम करो। अगर आउटपुट कम चाहिए, आउटपुट से लोड हट गया है, तो अब इनपुट को भी कम करना पड़ेगा। तो ये क्या होती है, गवर्निंग सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करता है जब लोड चेंज होता है, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 23 की बात करूँ, थ्रॉटल गवर्निंग। थ्रॉटलिंग कभी भी होती है तो उसमें क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज करता है, प्रेशर लॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ द इंटेक को हम कंट्रोल करेंगे, ठीक है। बढ़ाना है तो थ्रॉटलिंग कम करेंगे ना। प्रेशर, अगर हमें ज़्यादा प्रेशर चाहिए, ज़्यादा प्रेशर चाहिए, तो हम थ्रॉटलिंग कम करेंगे, फुल उस पर आने लेंगे। और अगर हम को प्रेशर घटाना है तो थ्रॉटलिंग बढ़ा देंगे, ठीक है। तो प्रेशर ड्रॉप करा देंगे थ्रॉटल करके। यहाँ पे आपका 23 का बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कट ऑफ गवर्निंग में क्या होता है कि हम वॉल्यूम इनटेक को ही घटा देते हैं। जब वॉल्यूम इनटेक घट जाएगा तो मास फ्लो रेट भी आपका घट जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम इनटेक घटाएंगे हम कट ऑफ गवर्निंग से। कट ऑफ गवर्निंग क्या होती है, देखिए प्रेशर का लॉस करा दिया। थ्रॉटलिंग तो आपको पता है ना, हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। अब तुमने इरिवर्सिबिलिटी ला दी तो वो प्रोसेस कहीं भी आपकी एफिशिएंट नहीं रहेगी। एफिशिएंट नहीं रहेगी तो क्या होगा, लॉसेस होंगे। लॉसेस होंगे तो फिर क्या होगा, इकोनॉमिकली भी तो वायबल नहीं रहेगी। अरे स्टीम थी हमारे पास मेजर इनपुट, आपने स्टीम का प्रेशर ही लॉस करा दिया, तो अब स्टीम के पास ताकत ही नहीं बची। तो अब ज़्यादा स्टीम देनी पड़ेगी, ज़्यादा फ्यूल बर्न करना पड़ेगा। ज़्यादा फ्यूल बर्न करेंगे, फ्यूल का खर्चा आएगा, बर्न करने का खर्चा आएगा, तो इकोनॉमिकल भी नहीं रहेगी। तो कट ऑफ गवर्निंग जो होती है मोर एफिशिएंट होती है, और ठीक है 25 की अगर मैं बात करूं, सॉरी, मोर एफिशिएंट होती है, मोर इकोनॉमिकल होती है। 25 का डी हो जाएगा, ठीक है। when the speed of the engine is controlled by means of valve in the steam pipe which regulate the pressure of the steam entering the engine, then the governing is known। तो प्रेशर की बात करी तो थ्रॉटल, ठीक है। विलियम लाइन की बात करें तो विलियम लाइन क्या होती है, ऐसे एक ग्राफ बनता है, यहाँ पे आपकी आईपी रहती है, इंडिकेटर पावर, और यहाँ पे स्टीम कंजम्पशन पर आवर रहता है, ठीक है। स्टीम कंजम्पशन, तो स्टीम कंजम्पशन पर आवर, केजी पर आवर, तो स्टीम कंजम्पशन पर आवर, और यहाँ पे इंडिकेटिव पावर रहेगी, और आपको इसी स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है। y इज इक्वल टू mx प्लस सी, आपने सुना होगा, किसी भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। y की जगह क्या आएगा, स्टीम कंजम्पशन, और x की जगह क्या आएगा, IP आता है, ठीक है। तो मैंने बताया y की जगह आपका आता है स्टीम कंजम्पशन m से डिनोट हो रहा है, तो m इज इक्वल टू AIP प्लस B हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे B ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखो इसमें बोल रहा है, आपको 2 पॉइंट दे दिए। आपको पता है 15 किलोवाट यानी कि जो आईपी दी है ये एक्स एक्सिस पे आएगी आपकी, और 280 केजी पर आर वाली जो चीज़ है ये आपकी वाई एक्सिस पे आएगी, ठीक है। तो आपके पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, आप इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या करना है, y की जगह आपको क्या रखना था, 280 रखो, ठीक है। m की हमें नहीं पता, x कितना है 15 प्लस c ऐसे, ठीक है। फिर बोल रहा है कि जब 35 था हमारा किलोवाट, 35 किलोवाट जो हमारा आईपी था उस पर 520 केजी पर आवर की स्टीम जनरेट हो रही थी, तो 520 ऐसे रखो। m कितना है, m तो हमें नहीं पता, यहाँ पे 35 हो जाएगा इंटू 35 प्लस सी। तो बताओ कि जब 20 किलोवाट होगा, तो नियरली कितना कंजम्पशन होगा। तो एक तुक्का तो ऐसे लगा सकते हैं कि देखो
280, ठीक है, इस तरीके से जब 15 हो रहा था, 15 कहीं यहाँ था, 15 हो रहा था, 280 था, ठीक है। फिर उसके बाद जब होने लग गया 35 तो 320 हो गया, सॉरी 520 हो गया। फिर बोल रहा है 20 होगा, अब 20 कहीं यहाँ आएगा, तो ये जो वैल्यू आएगी ये 280 से लेके 520 के बीच में होनी चाहिए। 280 से लेके 520 के बीच में वैल्यू दिख रही है तो 340। दिमाग लगाया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, सिर्फ एप्टीट्यूड लगाया और आंसर आ गया, क्योंकि एग्जामिनर ने ऑप्शन सही से सेलेक्ट नहीं किए थे। खैर हमें इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, इतने कोई तोप नहीं है। y इज इक्वल टू 20m प्लस सी हो जाएगा, y की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। क्या करो, इन दोनों को 1 2 और ये 3, 2 माइनस 1 कर दो, है ना। 2 माइनस 1 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 300, 120, 240 इज इक्वल टू 20m। इन दोनों को माइनस कर दिया ना, 520 माइनस 180 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 240, ठीक है। और 35 माइनस 15 करेंगे तो आपका आ जाएगा 20, ठीक है। फिर आप क्या करो, इन दोनों को माइनस कर दो तो जाएगा कितना, 520 माइनस वाई इज इक्वल टू 15m, ठीक है। अब क्या करो, डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 4 ज़ा 3 ज़ा, और ये कितना होता है 8 8 चौकू 32, नहीं तो 6 चौकू 24, यानी कि ये 60 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऊपर ले जाओ तो ये जाएगा 180 इज इक्वल टू 520 माइनस वाई, यानी कि y इज इक्वल टू 520 माइनस 180, तो 520 माइनस 180 करोगे तो आपका 340, डी ऑप्शन आ जाएगा। तो मैथमेटिकली भी कर सकते हो, और अगर आपकी किस्मत सही रही तो आप सिर्फ ग्राफ बना के भी कर सकते हो। विलियम लॉज होल्ड गुड फॉर थ्रॉटल गवर्न्ड इंजन बट नॉट फॉर कट ऑफ गवर्न्ड इंजन। तो बिल्कुल सही है, थ्रॉटल गवर्न इंजन के लिए ये बहुत अच्छे से काम करता है, पर कट ऑफ के लिए उतना अच्छे से काम नहीं करता, ठीक है। द सिलेंडर डायमेंशन ऑफ द कंपाउंड इंजन मे बी डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ। तो सिलेंडर के जो डायमेंशन होते हैं वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से, अगर पावर डेवलप पे बनाना है तो आप पावर डेवलप पे बना सकते हैं, यूनिफॉर्म टर्निंग मोमेंट पे, इनिशियल पिस्टन लोड पे भी बन सकता है, ठीक है, टेम्परेचर वगैरह, तो इन सारी चीज़ों पे आप डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूनिफ्लो इंजन, तो यूनिफ्लो मतलब यूनी डायरेक्शनल फ्लो। तो यूनी डायरेक्शनल फ्लो में क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में स्टीम फ्लो करती है, तो क्या करेगी, यहाँ से एंटर करेगी और यहाँ से यूं निकल जाएगी। तो एंटर करती है एट वन एंड और एग्जॉस्ट कर जाती है ऐसे सेंटर में, ठीक है। ये सिलेंडर हो गया तो सेंटर में एग्जॉस्ट कर जाएगी, एक डायरेक्शन में फ्लो करेगी। ओके, द वेसल इनटू विच स्टीम इज एग्जॉस्टेड एंड कंडेंस्ड, जो जहाँ पे कंडेंस हो रही है उसको क्या कहेंगे, स्टीम कंडेंसर कहेंगे, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कंडेंसर मेंटेन अ लो प्रेशर, तो अगर क्लोज कंडेंसर है तो वो एक लो प्रेशर मेंटेन करेगा बिलो एटमॉस्फेरिक, ऑब्टेन्ड मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी फ्रॉम द स्टीम। अब मैं अगर आपको एक रैंकाइन साइकिल बना के दिखाऊं, ठीक है, रैंकाइन साइकिल से मैं समझाऊं, ऑल दो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके की रैंकाइन साइकिल होती है। अब देखो यहाँ के बाद ये जाएगा कंडेंसर में, इसका मैं नाम देता हूँ C1, ठीक है। यहाँ से मैंने ले गया, मान लो ये प्रेशर था मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, ठीक है, तो मुझे इतनी एंथैल्पी मिलेगी टरबाइन में, ठीक है। अब मैंने बोला नहीं, मैं कंडेंसर का प्रेशर को इस तरीके से लगाऊंगा कि मैं तो और नीचे ले जाऊंगा और प्रेशर ड्रॉप करा दूंगा, मैं यहाँ पे 0.8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ले जाऊंगा। तो ये देख रहे हो, ये लाइन की लेंथ बढ़ गई, ये लाइन की जब लेंथ बढ़ गई तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि टरबाइन में ज़्यादा स्टीम एक्सपेंड हुई है, ज़्यादा एंथैल्पी ड्रॉप हुआ है। तो हमारा जो स्टीम से मैक्सिमम स्टीम से जो एनर्जी निकालने की पॉसिबिलिटी थी वो मेरी बढ़ गई। तो हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा कम रखते हैं, बहुत ज़्यादा कम नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आप जैसे देखोगे ना, जैसे जैसे ये नीचे जा रही है ना, अब ये यहाँ पे वेट होती जा रही है, वेट होती जा रही है, तो इसमें ड्रॉपलेट्स आती जाएंगी, और जब ड्रॉपलेट्स आपकी स्टीम की टरबाइन से टकराएंगी तो बहुत हाई स्पीड में होती है, टरबाइन बहुत तेज़ी से घूमती है,
तो वो ड्रॉपलेट्स उस पर टकराएंगी और उसकी प्रोफाइल को ख़राब कर देंगी, वहाँ पे इरोजन हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं हम नीचे ले जा पाते, पर फिर भी हम ले जाते हैं जितना हम पॉसिबल होता है। ठीक है, तो 35 के साथ एग्री करेंगे। द टेम्परेचर ऑफ द कंडेंसर ऑन लीविंग द कंडेंसर जो होता है वो आपका हाइयर होता है, पहले हाइयर होता है। ठीक है, इन कंडेंसर द स्टीम पावर प्लांट इंक्रीजेज एक्सपेंशन रेशियो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मान लो अगर पहले 10 बार था, 10 ATM था, तो एक्सपेंशन रेशियो कितना था, 10/1 था। अब कितना हो गया, 10/0.8, यानी कि 12.5 हो गया इस केस में। तो हमने एक्सपेंशन रेशियो बढ़ा दिया। और क्या बढ़ाया, बैक प्रेशर बढ़ा दिया। ठीक है, रिड्यूस कर दिया बैक प्रेशर, बिल्कुल सही है, रिड्यूस हुआ। रिड्यूस कर दिया टेम्परेचर। तो ये जो मेरा था ये काय पे था, TS डायग्राम पे था ना, तो यहाँ पे टेम्परेचर ये था, अब यहाँ पे ये हो गया, तो रिड्यूस हो गया ना, सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव। अ कंडेंसर वेयर द सर्कुलेटिंग वाटर फ्लोज थ्रू ट्यूब्स विच आर सराउंडेड बाय स्टीम। तो ऐसे को कहते हैं सरफेस कंडेंसर। इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगता है स्टीम कंडेंसिंग प्लांट में? तो कंडेंसर भी लगेगा, कंडेंसर पंप, एयर एक्सट्रैक्ट पंप, ये सब चीज़ें लगती हैं कंडेंसर प्लांट में। स्टीम कंडेंसर की बात करें तो कंडेंसेट द कूलिंग वाटर मिक्सड अप। तो सरफेस कंडेंसर में कंडेंसेट और कूलिंग वाटर मिक्सअप हो जाते हैं क्या? अभी तो देखा यार कि ट्यूब्स रहती हैं, ट्यूब्स के अंदर आपकी स्टीम रहती है, ऊपर से पानी रहता है सराउंड करे, तो मिक्स कैसे होगा? बीच में तो ट्यूब की वॉल होगी, तो ये फॉल्स हो जाएगा। 240 का बी। द डिफरेंस बिटवीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द एब्सोल्यूट प्रेशर इज नोन एज वैक्यूम इन द कंडेंसर। तो बिल्कुल सही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो रहेगा और एब्सोल्यूट प्रेशर जो रहेगा उसका जो डिफरेंस रहेगा वो वैक्यूम रहेगा। ठीक है, द रेशियो ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम टू आइडियल वॉल्यूम इन द कंडेंसर, इसको कहेंगे वैक्यूम एफिशिएंसी। ठीक है, एक्चुअल वैक्यूम टू आइडियल वैक्यूम, वैक्यूम एफिशिएंसी कहेंगे। एक्चुअल वैक्यूम कितनी होगी? तो हमने बताया था जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब बैरोमेट्रिक प्रेशर माइनस एक्चुअल प्रेशर, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए पहले ही बोल दिया वैक्यूम, तो ये जो वैल्यू आएगी ना पॉजिटिव में आएगी। बैरोमेट्रिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक का प्रेशर कितना होगा 1 ATM, एक्चुअल प्रेशर कम हो गया 0.7, तो मान लो 0.3 की वैक्यूम है, तो माइनस नहीं आ रहा, क्यों? पहले ही वैक्यूम बोल दिया मैंने। ओके, द रेशियो ऑफ टेम्परेचर राइज इन द कूलिंग वाटर टू द वैक्यूम टेम्परेचर माइनस इनलेट कूलिंग वाटर टेम्परेचर, तो इसको कहते हैं मेरे ख्याल से कंडेंसर एफिशिएंसी कहते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्टीम कंडेंसर है, पार्शियल प्रेशर स्टीम का दिया हुआ है और एयर का दिया हुआ है। स्टीम का कितना है 0.06 है और एयर का है 0.07। डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है कि अगर आपको मिक्सचर का बताना है तो दोनों को ऐड कर दो, तो 0.067 बार आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है, जल्दी हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।